आइए आज की क्लास बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं आर.के. सर आप लोगों के सामने बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण एवं एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज के साथ वृद्धि एवं विकास चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई थी, मनोविज्ञान शब्द कैसे आया, मनोविज्ञान शब्द को किसने दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग कौन सी शाखा पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। कौन सा मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान। मतलब आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर में हमने कि मनोविज्ञान जो होता है वो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। मतलब प्राइमरी एवं जूनियर का टीचर बनने के लिए हमें बालक के व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए आपके सिलेबस में बाल मनोविज्ञान जानना है, जिसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें यह जानना है, यह समझना है कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं पेस्टालॉजी। कौन है? पेस्टालॉजी महोदय हैं। पेस्टालॉजी महोदय ने बालक का अध्ययन करने के लिए या बालक के व्यवहारों को पढ़ने के लिए बाल मनोविज्ञान बनाया। अब समझते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके एग्जाम में चाहे वो प्राइमरी का टेट दीजिए चाहे जूनियर का टेट, दोनों में 30 नंबर का अनिवार्य होता है। इसके अंतर्गत इसमें बाल मनोविज्ञान में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला लेसन पढ़ना है वृद्धि एवं विकास। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वृद्धि एवं विकास। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में वृद्धि न लिख के लिखा होगा अभिवृद्धि। समझिए, अभिवृद्धि। देखिए मनोविज्ञान के शब्दों में अक्सर अभि शब्द मिलेगा आपको। किसी कार्य को प्रेरणा के तरीके से त्वरित कर पढ़ने के लिए अभिवृद्धि का शब्द इस्तेमाल किया जाता है एवं क्या? विकास। दोनों की अंग्रेजी की बात करेंगे तो दोनों की अंग्रेजी होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब समझिए क्या होता है वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत। वृद्धि एवं विकास क्या होता है? हर साल एक सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। सवाल हम बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके सवाल का जवाब देंगे। सवाल पूछा गया था विकास है। क्या पूछा गया था? विकास है। पहला पॉइंट था विकास है के संबंध में। देखेंगे हम आपको बताते हैं, यहां लिख देते हैं। देखिए क्या है, सवाल है विकास है। बस पहला ऑप्शन है आपका मात्रात्मक। पहला ऑप्शन क्या है? मात्रात्मक। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुणात्मक। तीसरा ऑप्शन क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। अब आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताएंगे कि विकास क्या है। बात समझेंगे? सवाल कमेंट करके बताइए, आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में। तो जैसे बालक के शारीरिक अंगों की वृद्धि होना, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की, तो विकास क्या होता है? बालक के चारों तरफ चौमुखी विकास क्या कहलाता है? चौमुखी, चारों तरफ से वृद्धि क्या कहलाती है? तरीके से विकास कहलाता है। अब समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ हम लिख देते हैं वृद्धि, दूसरे शब्द लिख देते हैं हम विकास। समझेंगे दोनों का डिफरेंस बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक। जबकि विकास क्या होता है? मात्रात्मक के साथ साथ एवं क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। समझेंगे, गुणात्मक भी होता है। यही सवाल एग्जाम में पूछता है आपके कि विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। ठीक है, कमेंट में करके बताएंगे, समझेंगे। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक क्या होता है? शरीर के अंगों के साथ मतलब वृद्धि का बढ़ना, नाप तौल करना। जैसे मान लीजिए आप गए, अपने आप कहते वेट किए,
और वेट करने में बताते हैं हम 50 किलो के हैं, तो 50 किलो क्या है मात्रा, और मात्रा क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। लेकिन आप कहते हैं 50 किलो के साथ साथ हाइट भी बढ़ गई, हाथों का भी बढ़ना हो गया, पूरी विकास हो गया, वह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट समझेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होता है, वृद्धि जो होती है वह बाह्य होती है। वृद्धि क्या होती है, बाह्य। बाह्य का मतलब बाहर से दिखता है, बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, यह वृद्धि दिखती है। बस बात समझ में आ गई। लेकिन जो विकास होता है वह क्या होता है, आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक। मतलब विकास अंदर से होता है। आंतरिक का मतलब आंतरिक गुणों का, मतलब बच्चा आज है कुछ जान रहा था, अगले ही क्षण कुछ और जानने लगा, अगले ही सालों कुछ और जानने लगा, धीरे धीरे बच्चे का क्या हो रहा है, वो विकास हो रहा है। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट आपका होता है बाह्य के साथ साथ, तीसरा पॉइंट होता है कि यह वृद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से बाह्य के साथ साथ वृद्धि जो होती है, बाह्य के साथ साथ वृद्धि विकास में क्या होती है, आंतरिक। दूसरा वृद्धि का होता है कि वृद्धि को हम बाह्यतः देख तो लेते हैं, लेकिन विकास आंतरिक रूप से क्या की जाती है, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ऐसे अनुभव करते हैं, लग रहा है बच्चा बढ़ गया है, लग रहा है बच्चे के अंदर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान का बढ़ना एक तरीके से क्या कहलाएगा, वह आंतरिक। बच्चे क्या होगा, कौन सा पक्ष होगा, विकास कहलाएगा। अगला सवाल समझेंगे। अगला पॉइंट है अंगों एवं उप अंगों। अंगों एवं उप अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। अब समझेंगे अंग और उप अंग क्या होते हैं। ऐसे मान लीजिए हाथ है, हाथ एक अंग है, लेकिन हाथ की उंगलियां क्या कहलाएंगी, उप अंग कहलाएगा। बात समझ आ गई ना। ऐसे कहते हैं कि उसका सिर कट गया, तो सिर का मतलब कि यह सिर थोड़े कटता है, सिर का मतलब यहाँ से, सिर का यह पूरा एक प्रकार का अंग है। सिर में आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब उप अंग होते हैं। तो अंगों के साथ साथ उप अंगों की बढ़ोतरी क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। बात समझ आई। और जो विकास होता है वो पूरी शारीरिक वृद्धि का मतलब अंग उपांग पूरे अंगों को एक साथ बढ़ना और एक साथ संचालन करना, मतलब सबको मिलाकर एक साथ संचालन करना क्या कहलाता है, एक साथ संचालन जो होता है वह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। मतलब बच्चा पहले अपने हाथों को हिलाया, फिर उंगलियों को, अब पैर हाथ दोनों एक साथ, मतलब क्या कर दिया, मात्रात्मक के साथ क्या कर रहा है वह गुणात्मक, इसीलिए क्या कहलाएगा वह विकास कहलाता है। अगला समझेंगे। अब अंतिम पॉइंट यह है आपका कि वृद्धि क्या होती है। अंतिम पॉइंट समझेंगे। अंतिम पॉइंट में समझेंगे कि वृद्धि जो होती है वह मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि जो होती है वह क्या होती है, प्रत्यक्ष, और विकास जो होता है वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। बात समझेंगे ना। सिंपल है। मात्रात्मक जो होगी, नाप तौल, आप गए वेट कराने, वेट किए 50 किलो दिख गया, इसका मतलब क्या है, मात्रा, मतलब प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन विकास जो होता है, वृद्धि, मात्रा दिखने के बाद साथ साथ उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, उसका मानसिक कितना बड़ा, शारीरिक कितना बड़ा, संवेगात्मक कितना बड़ा, नैतिक कितना हुआ, ये सारा क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष होता है। जब तक उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम विकास का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, विकास का पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसा मतलब विकास जो होता है वह आंतरिक के साथ साथ एक साथ संचालन करता है एवं अप्रत्यक्ष होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक बाह्य अंगों या उपअंगों में प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। यहीं से सवाल बनता है, अगला सवाल यही बनता है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यह हर कॉपियों, किताबों एवं पुस्तकों में लिखा है, जबकि रुकना गलत शब्द है। वृद्धि रुकती नहीं है। वृद्धि क्या हो जाती है, अगला पॉइंट समझेंगे तो वृद्धि हो जाती है क्या, स्थिर, रुकती नहीं है। रुक जाएगी एकदम, रुकना, जैसे मान स्टॉप, तो यह रुक गया, वृद्धि रुकती नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है, लेकिन स्थिर हो जाएगी। कुछ समय के बाद स्थिर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब हम लोगों की वृद्धि क्या होगी, स्थिर। अब हम लोग बढ़ेंगे नहीं, हाइट बढ़ेगी नहीं, लेकिन हाइट जब नहीं बढ़ेगी तो वह स्थिर कहलाएगी। जबकि यह जो होता है वह निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलने के शब्द में क्या बोलते हैं, सतत। मतलब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब कैसी प्रक्रिया होती है, सतत। समझेंगे। अब 5 पॉइंट है, पांचों में से 1 नंबर का सवाल फिक्स होता है एग्जामों में, ठीक है ना। पहला, वृद्धि मात्रात्मक होती है, बाह्य होती है, अंगों एवं उपअंगों के विकास,
वृद्धि को वृद्धि कहते हैं, प्रत्यक्ष होता है स्थिर होती है, जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। विकास आंतरिक होता है, विकास अंगों का एक साथ संचालन विकास होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, विकास। एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, इसी से एक सवाल बनता है, जीवन पर्यंत चलता है। सवाल क्या बनेगा, जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि, विकास, अधिगम, पहला एवं तीसरा दोनों क्या हो जाएगा, अधिगम और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और विकास जीवन पर्यंत, जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक विकास और अधिगम क्या होता है, चलता रहता है। समझेंगे अब, यह था वृद्धि एवं विकास। यहीं से वृद्धि का प्रत्यय क्या हो जाता है, खत्म। हम लोगों के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ते क्या हैं, समझेंगे, क्या पढ़ते हैं, बाल विकास। क्या पढ़ते हैं, बाल विकास। बाल विकास का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल का मतलब बालक के विकास के बारे में पढ़ना है। मतलब किस पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग, विकास को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब समझेंगे, विकास चैप्टर पढ़ना है तो विकास में आपके दो सिद्धांत पढ़ने होते हैं। सबसे पहला, बाल विकास के दो सिद्धांत होते हैं। एक होते हैं आपके सामान्य सिद्धांत, दूसरा होता है विशिष्ट सिद्धांत। दूसरा क्या होता है, विशिष्ट सिद्धांत। अब समझेंगे, सामान्य सिद्धांत कौन सिद्धांत कहलाते हैं, जो प्रत्येक बालक में सामान्य प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करता है, विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य सिद्धांत। और जो मनोवैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने मिलकर बच्चों का अध्ययन किया और अध्ययन करने से सिद्ध कर दिया कि बालक का विकास अलग अलग पहलुओं पे होता है। जैसे किसी ने संज्ञानात्मक विकास, किसी ने नैतिक, किसी ने लैंगिक विकास, किसी ने मनोसामाजिक विकास, किसी ने भाषा विकास की बात कही है। यह किसने आते हैं, विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। समझेंगे अब, सामान्य सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहला होता है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब देखिए, निरंतर, निरंतर का मतलब होता क्या है, सतत। मतलब बालक का विकास जीवन पर्यंत एक साथ गति के साथ चलता रहता है, इसीलिए इसे हम निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। मतलब विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट समझेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आपका होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, समझिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहलाता है कि बालक का लगातार, मतलब बालक परस्पर माता पिता के सहयोग से, देखते होंगे बच्चे को गोद में लेकर मालिश करना, खिलाना, हाथ पकड़ के चलाना, ये सारी चीजें अगर बच्चे के साथ परस्पर संबंध नहीं करेंगे तो बच्चे का विकास नहीं होगा। अर्थात परस्पर माता पिता के सहयोग से बालक के अंदर गुणों का विकास होना ही क्या कहलाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, अगला पॉइंट क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या कहलाता है, एक एक करके। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक एक करके, मतलब बालक का विकास, अंगों का विकास एक एक करके होता है। एक एक करके मतलब क्या होता है, पहले ये नहीं ना है कि अगर एक साथ होगा पहले नाक बढ़ जाएगी, पहले हाथ बढ़ जाएगा, एक एक करके नहीं। एक एक का मतलब क्या होता है, उसका इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा होता है, सर नीचे होता है। जन्म जब बच्चा लेता है तो वह बच्चा ऐसे ही रहता है। जब धीरे धीरे माँ मालिश करती है, परिवेश में आता है, तो बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। मान लीजिए बच्चा अपना हाथ ऐसे किया है, पहले अपने हाथों को हिलाएगा, फिर पैर को हिलाएगा, हाथ पैर दोनों एक साथ हिलाएगा। मतलब पहले हाथ को, फिर पैर को, और हाथ पैर दोनों एक साथ। इसका मतलब हाथ को हिलाया, फिर पैर को, अब हाथ के साथ उंगलियों को हिलाने लगा, क्या कहलाएगा,
एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहलाएगा? एकीकरण का सिद्धांत। अब समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? समन्वय का सिद्धांत। चौथा पॉइंट क्या है? समन्वय का सिद्धांत। समझेंगे। चौथा पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय सिद्धांत क्या कहता है? समन्वय का मतलब हमने अभी बताया ना, सबको मिलाकर। एकीकरण मतलब पहले हाथ फिर पैर, फिर सहारे, रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होगी तो बैठने लगेगा, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे सहारे के द्वारा खड़ा होगा, फिर किसके साथ? अपने पैरों पे चलने लगता है। मतलब एक एक करने के साथ साथ पहले हाथों को फिर पैरों को, अब हाथ पैर दोनों एक साथ, पहले सहारे से अब बिना सहारे के चलने लगा। सभी अंगों को एक साथ मिलाकर कार्य कराना क्या कहलाता है? समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। मतलब बालक अंगों एवं उपअंगों को एक साथ मिलाकर बताना या समझाना या कार्य कराना ही क्या कहलाता है? समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाता है? समन्वय का। अगला पॉइंट समझेंगे। समाज सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं, पांचवा सिद्धांत पढ़ेंगे, अंगों की भिन्नता का सिद्धांत। अंगों की भिन्नता का सिद्धांत देखेंगे। कुछ अंग जो होते हैं वह बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ अंग समय के अनुसार बढ़ते हैं। मतलब अगर जिस तरीके से हाथ बढ़ता है वैसे बच्चे गर्दन बढ़ती तो गर्दन भी लंबी हो जाती ना? नहीं, प्रत्येक अंगों का अलग अलग गति के साथ विकास होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अंगों की भिन्नता का सिद्धांत, अंगों में भिन्नता पाई जाती है। अगला देखेंगे। जैसे देखिए अंगों की भिन्नता में सिंपल गला की बात कर लीजिए। बालक होता है उसकी बातें बहुत प्यारी, एकदम सुरीली, अच्छी लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ग्रंथि में मोटापन होता है और आवाज में क्या होने लगती है? मोटापन होने लगता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, चक्राकार या वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार गति का सिद्धांत क्या कहलाता? समझेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? और क्लास में थोड़ा बोला करिए, क्लास में बोलेंगे आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? चीजों को दोहराने का प्रयास करिए साथ साथ, इसलिए कि वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। हम बोलेंगे आप समझेंगे। मतलब सबसे पहले है आई डू, उसके बाद से वी डू, उसके बाद से यू डू। समझिएगा, मैं कर रहा हूं, फिर हम दोनों लोग मिल के करेंगे, फिर आप स्वयं से करेंगे। अगर ऐसे पढ़ेंगे तभी वह शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चक्राकार या वर्तुलाकार गति क्या कहलाता है? यहां से एक सवाल बनता है एग्जाम में, विकास लंबवत न होकर, लंबवत समझते हैं क्या है? डायरेक्ट लंबा नहीं होता। अगर लंबवत होगा ना तो हम लोग जिराफ हो जाते, एकदम लंबा हो जाते। जिराफ नहीं, क्या हुआ? लंबवत न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे होता है विकास। बात समझ में आ गई ना? अगर विकास ऐसे होता है तभी देखते होंगे धीरे 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 बच्चा क्या हो जाता है? बड़ा एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है, मानव बन जाता है। मतलब बालक का विकास लंबवत न होके कैसा होता है? चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। अगला पॉइंट समझेंगे, अंगों गति का छठवां हो गया। अगला समझेंगे, अगला है पदा शीर्षा अंगों। अगला पॉइंट है सातवां आपका कि विकास की गति की भिन्नता। समझिएगा, मतलब शुरू में बच्चे का विकास जो होता है वह सिर से किधर होता है? पैर की तरफ। जब बच्चा गर्भ के से लेकर 1 माह तक 2 माह तक बच्चा होता है तो बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख या सिरोन्मुख कहा जाता है। इसी को उल्टा हो जाता है, क्या होता है? पैर से किधर? सिर की तरफ। कब होता है? जब बच्चा 1 साल या 2 साल के बाद हो जाता है, 1 साल तक होता है, तब वो बच्चे का पैर से सिर की तरफ विकास होने लगता है। किसकी तरफ होता है? पैर से सिर की तरफ। मतलब शुरू में बालक का विकास सिर से पैर की होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिरोन्मुख। सिर से उन्मुख। सिर से उन्मुख किधर होगा? ऊपर, पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है, इसको सिरोन्मुख कहते हैं। अगला 2 पॉइंट आपके हैं, समझेंगे सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत। अगला 2 पॉइंट आपके हैं
समझेंगे। अगला है आपका और 10वां, 2 पॉइंट आपके संबंधित हैं जो आपके एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। दूसरा 9वां पॉइंट है आपका कि बालक के विकास के अनुभव एवं व्यवस्था या व्यवस्था पूर्वक ऐसे कह लीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पर, समझेंगे। बालक के विकास में सबसे पहले क्या होता है, वहां पर बताए थे कि विकास जो होता है वो अनुभव किया जाता है, आंतरिक होता है। मतलब हम अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान लगा लिए मतलब कि बालक का विकास अनुभव कर दिया कि यह बच्चा लग रहा है बड़ा हो रहा है। जैसे हम देखते होंगे घरों में बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं कपड़ा छोटा हो रहा है। कपड़ा छोटा नहीं होता है, वो बालक बढ़ रहा होता है। और बालक बढ़ रहा है इसका मतलब बच्चे के क्या हो रहा है, शारीरिक वृद्धि। और शारीरिक वृद्धि का मतलब कि जब अंगों का, शरीर का विकास होता है तो वृद्धि जब होगी तो उस केस में बच्चे को कपड़ा नहीं होता, छोटा होने लगता है, तो वह विकास कहलाता है। अंतिम पॉइंट समझ लेंगे जो आपके विकास के सामान्य सिद्धांत का अंतिम बिंदु होगा। अंतिम बिंदु क्या है समझेंगे। अंतिम बिंदु है कि आनुवंशिकता एवं वंशानुक्रम अब का सिद्धांत, आनुवंशिकता वंशानुक्रम का सिद्धांत अब समझेंगे। आनुवंशिकता वंशानुक्रम में कुछ अंतर नहीं होता है, एक बहुत ही माइनर अंतर होता है। देखेंगे क्या, इसलिए कि माता पिता के गुणों का बच्चे में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। जबकि वंश के आधार पर, वंश समझते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में गुणों का हस्तांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। मतलब वंश के द्वारा चली आ रहे गुणों का हस्तांतरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। और माता पिता के गुणों का हस्तांतरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। अब देखेंगे अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत हम लोग कहते हैं देखें बाबू का नकिया कैसन है, बाबू गुड़वा कैसन है, किसके आधार पे कहा जा रहा है, बाबू का नाक, बाबू का पैर माता पिता में पड़ता है तो मतलब कि यह पापा पे गया है, यह मम्मी पे गया है। किसके द्वारा किया गया, आनुवंशिक गुणों के आधार पर। ये लेकिन माता पिता का गुण किसमें हस्तांतरित हुआ होगा, बालक में। अगला क्या होता है, जब कभी देखेंगे अगर बच्चे का गुण माता पिता में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके वंश में गया होगा, उसके दादा को, उसके नाना को, उसके नानी को। इसीलिए पहले के लोग जब शादी विवाह करते थे तो उस बच्ची के, लड़की के नानी नाना की भी बात को पता करते थे कि देखिए वास्तव में यह बालक या लड़की उसके परिवार में अगर सकुशल होंगे तो बच्चा भी क्या होगा, कुशल। जैसे वर्तमान में कहा जाए किसी व्यक्ति को घेगा हो जाता है रोग, तो किसकी वजह से, आयोडीन कमी से। सबको 1 नंबर का प्यूरिफाइड नमक खा रहे हैं, फिर कैसे हो जाएगा। इसलिए कि वह रोग या वह घेगा कहीं ना कहीं किस आधार पर हुआ होगा, वंश के आधार पर। मतलब यह विकास लगातार चला आ रहा है जीवन पर्यंत, जब वंश के आधार पर वो आया हुआ है। मतलब कि सामान्य सिद्धांत जो होते हैं वह आनुवंशिकता एवं वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत होते हैं। मतलब टोटल 10 सिद्धांत थे, आपको कौन कौन से समझेंगे। पहला देख लेंगे निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर एक रूप का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तीसरा था आपका एकीकरण का सिद्धांत। चौथा समन्वय का सिद्धांत। 5वां अंगों की भिन्नता का सिद्धांत। 6वां विकास की दिशा का सिद्धांत। 7वां बालक के विभिन्न अंगों के साथ उपअंगों का विकास। 8वां बालक के चक्राकार या वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। 9वां बालक के विकास के अनुभव व्यवस्था पूर्वक कार्य की सिद्धांत। और 10वां आपका आनुवंशिकता वंशानुक्रम का सिद्धांत। ऐसे कुल 10 सिद्धांत थे जो सामान्य में। यहां से आपको याद करने की आवश्यकता यह है कि सामान्य सवाल यही बनता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जब नहीं पूछेगा तो कोई 3 रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा। या तो सवाल ये बनता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो जब है दिया होगा तो कोई 3 अधिगम का दिया होगा कि 1 अलग दिया होता है। बात समझेंगे ना। इसके बाद से जो आपके एग्जाम में नंबर गेनिंग सिद्धांत है वह है कौन से, विशिष्ट सिद्धांत। आज हम सारे विशिष्ट को सिद्धांत को लिख देते हैं, अगले लेक्चर में विशिष्ट सिद्धांतों को बारी बारी पढ़ा जाएगा। विशिष्ट सिद्धांत में सबसे पहला किसको पढ़ना है, पियाजे साहब को। यूपी टेट
सी टेट एवं सुपर टेट में सबसे सुपर सिद्धांत अगर कोई है तो वह कौन सा है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बात समझ में आई? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा हम लोग सिद्धांत क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कोहलबर्ग। क्या? कोहलबर्ग। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, लिखवाते हैं कोहलबर्ग, कहते हैं कोहलर। भैया कोहलर अधिगम वाले हैं और कोहलबर्ग विकास वाले हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास। मतलब बालक के किस पहलू की बात करते हैं? नैतिक विकास की बात करते हैं। कौन? कोहलबर्ग। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की। किसका? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब समझेंगे इन्होंने किस पहलू को उठाया है? सामाजिक कल्चरल की बात करते हैं। अगला देखिए चौथा किसको पढ़ना है? चौथा हम लोग पढ़ेंगे फ्रायड का मनोलैंगिक, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो चौथे नंबर पे पढ़ा जाएगा। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन। किसका? एरिक्सन, एक महान मनोवैज्ञानिक जिनका हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक साइकोसोशल विकास का सिद्धांत। और छठवां पढ़ेंगे हम लोग ब्रूनर का, ब्रूनर महोदय का, जो बाद में इनका सिद्धांत अमान्य हो गया। लेकिन विकास का क्रम सही न होने के बाद ब्रूनर का विकास का सिद्धांत अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब ब्रूनर का कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्रूनर कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत। और अंतिम सातवां हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके अंतिम है, सातवां पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी टेट का एक सवाल हर साल पूछा जाता है, यूपी टेट में अल्टरनेट पूछा जाता है। कौन सा? चाम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है ना? अगर लिखावट नहीं समझ में आएगी तो लेक्चर सुनेंगे, आवाज तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब टोटल आपके 7 सिद्धांत पढ़ने हैं, 7 में से बारी बारी अलग अलग लेक्चर में आपको बताया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक बात समझ लेंगे, आपको थोड़ा सा कहेंगे सर पियाजे में भी संज्ञानात्मक है, ब्रूनर में भी संज्ञानात्मक है, तो सवाल बनिएगा वाइगोत्स्की के में भी संज्ञानात्मक आएगा। जब बताएंगे तो बताएंगे, दिमाग में रखिए संज्ञानात्मकता से 3 लोग संबंध रखते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। यही से एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन पियाजे अरे संज्ञानात्मकता संबंध नहीं रखते हैं? तो 3 लोग संबंध रखते हैं कि पियाजे से संबंध रखा जाता है। आपको सवाल यह बताना है, पढ़े हैं आप लोग, मिटाते हैं। आज का सवाल दे रहे हैं, जैसे इसके लेक्चर में भी हमने सवाल दिया था, कमेंट करके सवाल का जवाब जरूर दें। दूसरा सवाल अंतिम में आपको बताते हैं। सवाल है पियाजे का पूरा नाम क्या है? यह सवाल है, आप कमेंट करके बताएं कि पियाजे का पूरा नाम क्या है। 2012 के यूपी टेट में सवाल पूछा था कि पियाजे हैं, अब पियाजे हैं 9वें बस दे दिया था पूरा। तो सवाल ऐसे भी बन सकते हैं इनकेस, तो आप ध्यान देते रहें। आज का लेक्चर में हमने जाना विकास के सामान्य सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत के पूरे जान गए। अब हम लोग समझेंगे आगे लेक्चरों में कि पियाजे से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।